ऑलराइट, सो गाइस दिस इज आशुतोष बिंदल, है ना। आई होप सभी लोग जानते हैं मुझे। एंड आपकी कुछ दिनों के बाद एग्जाम है और एग्जाम तैयारी आपकी काफी अच्छी चल ही रही होगी। जो चीजें हम आज डिस्कस करना चाहते हैं उसका मेन पॉइंट ये है कि कई बार हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम हमारा पूरा हो गया एंड उसके बाद हमें लगता है कि यार एग्जाम तो हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो जो एकदम लास्ट वाला पॉइंट आता है कि यार जितनी मैं फिजिक्स लगा सकता था मैंने लगा ली, जो क्वेश्चंस मुझसे हो सकते थे वो सारे मैंने कर लिए, अब जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसके लिए मैं क्या करूं। ठीक है, और फिजिक्स जो मैं लगा सकता था मैंने लगा ली, तो अब कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं क्या, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल मेथड्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिना फिजिक्स के हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम मिनिमम फिजिक्स से सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल होंगे लेकिन हम उसे सिंपली एलिमिनेशन से इजीली टैकल कर लेंगे, राइट। सो आज हम देखेंगे केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। तो मैंने 1 घंटे में ही ये स्लाइड बनाई है। सो जितने में क्वेश्चंस ला सकता था जो मुझे एक सिंगल गो में दिख रहे थे कि यार ये क्वेश्चंस जो हैं ये इस तरीके से हो पा रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, राइट। तो आप मानिए कि पिछले 10 साल के पेपर्स में से मैंने 1 घंटे में करीब करीब मेरे ख्याल से 26 या 27 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो कि केवल और केवल एनालिसिस के बेसिस पे हम कर सकते हैं, राइट। तो ऑन एन एवरेज आप मानिए कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप केवल और केवल एनालिसिस से कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस है जो मुझे एक गो में ऐसा दिखे, बस मैंने क्वेश्चंस देखे, बहुत डीपली नहीं पढ़े और मुझे दिखे कि हाँ यार इसे इस तरीके से किया जा सकता है, राइट। तो द पॉइंट इज जब आप एग्जाम दें सब कुछ आपसे हो गया, उसके बाद इन नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को भी ट्राई करके देखें, है ना। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इससे अगर आंसर आएगा तो वो डैम श्योर सही ही होगा। कई बार हम फिजिक्स लगाने में एक बार चूक जाते हैं, राइट। हम सोचते कुछ और है, कंसेप्ट कुछ और लगा देते हैं, लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन से हम अगर 3 ऑप्शन हटा दिए तो वो जो एक बच रहा है वो सही ही होगा। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ईयर वाइज अरेंज किया है ना। तो ईयर वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स हैं और कैसे हम उसको टेकल करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या दिया है मुझे, रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो जल्दी से पहले तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, चैप्टर, है ना। जैसे अगर मैं नीट का भी थोड़ा थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए लेक्चर है कि हम बिना फिजिक्स के आते हुए इजीली कैसे करें, राइट। बहुत ज्यादा उसी चैप्टर पे मुझे दिमाग नहीं लगाना है। ऑलराइट, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो भाई मैंने ये मान लिया कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। मैंने ये मान लिया कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है। अब क्या करें, लेकिन है तो इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या ये डायमेंशनलेस होना चाहिए? जल्दी से हाँ या ना लिखिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये एक डायमेंशनलेस नंबर होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने सी क्या दे दिया है, स्पीड ऑफ लाइट। कौन सा एक ऑप्शन है जो मुझे डायमेंशनलेस दिख रहा है? केवल और केवल बी ऑप्शन है जो कि मुझे डायमेंशनलेस दिख रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, हमने ईएम वेव का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाया, ये ईएम वेव चैप्टर से है ना। और हमने यहाँ पे ईएम वेव का कोई नॉलेज यूज नहीं किया है क्योंकि इंटेंसिटी बाय इंटेंसिटी है, एनर्जी बाय एनर्जी है, तो चीज क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो स्पीड या 1/स्पीड या 1/स्पीड स्क्वायर नहीं हो सकता। अरे हाँ या ना? और डैम श्योर हम बोल सकते हैं कि यही आंसर है। ऑलराइट, तो जब आपके क्वेश्चंस बच जाएं तब आप ऐसी चीजों को भी करके देखें, दैट्स इट, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देखिए आपके दिमाग में अभी क्या आएगा कि यार मुझे पहले होता, पहले पता होता तो ये हो जाता वो हो जाता, वहां से मत जाइए।
आपको क्या करना है, आपको अपना नीट का पेपर देना है कूलली कामली, आपने सब कुछ कर लिया, बैठ गए, अब जो कि आपके पास टाइम बचेगा, अब आप बैठ गए। थोड़ा सा ये सिंपल चीजें यूज के देखना है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। उसी साल अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे, मीन फ्री पाथ का। अच्छा, मॉलिक्यूलर डायमीटर डी, नंबर डेंसिटी एन, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब मैंने बोला कि भाई यहां पर, है ना, यहां पर मुझे तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स मैंने तो पढ़ा ही नहीं ठीक से, वो मीन फ्री पाथ तो मैं उसमें पढ़ना ही भूल गया। अब क्या करें, नहीं है याद फॉर्मूला, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या करना है, अगेन मुझे डायमेंशंस देखना है, ठीक है भाई। कैसे देखना है डायमेंशंस, चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो मीन फ्री पाथ, तो ये तो समझ में आ रहा है कि मीन फ्री पाथ है मतलब मुझे यहाँ लेंथ है। मीन फ्री पाथ है मतलब किस चीज की बात हो रही है बच्चों, लेंथ की बात हो रही है। अच्छा, तो मैं वो चीज देख लूं जिसमें मुझे लेंथ का डायमेंशन दिख रहा हो। तो डी मुझे डायमीटर दे दिया है और एन नंबर डेंसिटी दे दिया है। तो डी तो हो गया डायमीटर मतलब लेंथ, और नंबर डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब करके देखो जरा, जैसे मैंने देखा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन के हिसाब से क्या है, नंबर डेंसिटी मतलब कैपिटल बाय वी अपॉन डी। तो भैया वॉल्यूम बाय लेंथ, वॉल्यूम बाय लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है क्या, नहीं, हटा दो इस ऑप्शन को। बी ऑप्शन को देखो, क्या दिख रहा है बी ऑप्शन, नंबर, तो नीचे एन है। जस्ट सेकेंड बच्चों, आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है क्या, जल्दी से कंफर्म कर दो। ऑलराइट, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां पर बी ऑप्शन में देखिए मैंने इसको क्या लिख दिया, अगेन एन बाय, और नीचे क्या है, डी स्क्वायर। तो भाई वॉल्यूम बाय लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का डायमेंशन दिख रहा है क्या, हाँ ये लेंथ का डायमेंशन दिख रहा है। मतलब ये एक प्रोबेबल आंसर है ना। मुझे आ नहीं रहा था ये क्वेश्चन, मैं पढ़ के भी नहीं आया था, मैं बस यहाँ पे अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं है मीन फ्री पाथ क्या होता है, ना डेरिवेशन पता है ना फॉर्मूला पता है। चलो ये होगा क्या, एन स्क्वायर डी स्क्वायर, चलो करके देख लेते हैं। तो भाई एन बाई वी, एन स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ऊपर क्या है, लेंथ की पावर 6, नीचे है एल स्क्वायर, ये लेंथ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन होगा क्या, नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, उसमें भी एन स्क्वायर डी स्क्वायर है। ऑल राइट, मतलब डी ऑप्शन भी नहीं है, तो मेरा आंसर फॉर श्योर क्या है, बी ऑप्शन। आ गई बात समझ में। मीन फ्री पाथ का कोई आइडिया नहीं था, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन गलती से आया है, इधर आते हैं अपन, है ना। इग्नोर द प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस फैक्टर। अब ये एसएचएम चैप्टर का है, बहुत सारे बच्चे कहाँ उलझ जाते हैं, इसके डेरिवेशन में उलझ जाते हैं या प्रॉपरली इसको सॉल्व करने में उलझ जाते हैं। माय पॉइंट इज, क्वेश्चन देख के समझ में अगर आ रहा है कि यार ये हमारी लीग के बाहर है, फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, कि फर्स्ट राउंड में इसे अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आए हम सेकंड राउंड में, हमें सेकंड राउंड में कौन से क्वेश्चंस करना है, जो इजीली हो रहे हैं। अब आए हम थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड में पहले क्या लगाएंगे, नॉन कन्वेंशनल मैथड्स। फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया, सेकेंड राउंड में भी जो इजीली हो रहा है वो कर लिया, थर्ड राउंड में हमने क्या लगाई, नॉन कन्वेंशनल मैथड्स। जो नॉन कन्वेंशनल से भी नहीं होगा उसको हम फोर्थ राउंड में करेंगे। फिर हमारे पास और टाइम बच रहा है, कहीं और डेरिवेशन वगैरह करके मेहनत करके ला सकते हैं, फिर हम मार्क्स लाएंगे। पहले बिना मेहनत के मार्क्स चाहिए, जो इजीली आ जाए। चलो, तो यहाँ पर डायग्राम से क्या दिख रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ये कहाँ है, यहाँ पर। तो t इक्वल टू 0 पे y पोजीशन, मतलब जब मैं टाइम की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 मीटर आनी चाहिए। देखो तो ये 3 मीटर रेडियस, तो जब मैं टाइम की वैल्यू 0 रखूंगा y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। अच्छा, तो टाइम की वैल्यू 0 रखने पे ये तो 0 दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। अरे हाँ या ना, ये टाइम 0 रखने पे y की वैल्यू -3 दे रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। कौन से दो ऑप्शन बचे मेरे पास, ए और डी। क्या बात समझ में आई, कौन से दो ऑप्शन बचे, ए और
डी। अच्छा, मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, है ना। मुझे ना ये पता था साइन आएगा, ना मुझे ये पता था कॉस आएगा, मैंने ये सोचा ही नहीं। मैंने बस ये सोचा कि जब मैं टी को 0 रखूं तो मुझे y कोऑर्डिनेट 3 मिलना चाहिए। अब मुझे साइन और कॉस तो आता है यार, कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो बस वहीं से मैंने दो ऑप्शन हटा दिए। अब इन दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस दिख रहा है? इन दो ऑप्शन में क्लियरली है कि अगर मैं अंदर वाली टर्म निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आया ना? क्या होती है अंदर वाली टर्म? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाय टी इंटू टी। मतलब क्या आएगा? पाई टी बाय 2। मेरा बोलने का मतलब बस इतना है कि आपने पिछले कुछ टेस्ट में ये रियलाइज किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर हम फिजिक्स सोचने बैठ गए थे। ठीक है, हमें फिजिक्स सोचने नहीं बैठना है, पहले हमें एक बार ऐसी नॉन कन्वेंशनल मेथड अगर दिमाग में आ पा रही है तो उसे ट्राई कर लेना है। नहीं आ रही है, वेल एंड गुड, वो तो वैसे भी नहीं रहा था। इन नॉन कन्वेंशनल मेथड से शायद 2-3 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। तो डर कुछ भी नहीं है, जो आता था करके बैठ गए, बस एक बार ये नॉन कन्वेंशनल मेथड लगा के देख ली। तो मैंने टी 0 रखा, y की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। और फिर मैंने ओमेगा को 2 पाई बाय टी रखा, ये आ गया मेरे पास ओमेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r, अदर ऑफ रेडियस 2r। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमारा डायग्राम बन जाता है। वन ऑफ रेडियस r, अदर ऑफ रेडियस 2r have the same surface charge and density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities? अब मुझे पता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगर मैं कंसेप्ट से जाऊंगा तो एक तो चार्ज कंजर्वेशन लगता है अगर कंसेप्ट से जाते हैं तो, ठीक है। और दूसरी मेथड क्या लगती है? तो भाई दूसरी मेथड लग जाती है वहां पर कि पहले का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब एक जस्ट मुझे ट्राई करना है, क्योंकि मैं इसको जब करने जाऊंगा तो चार्ज कंजर्वेशन में क्या करूंगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r² पहले का, सिग्मा इंटू 4 पाई r² दूसरे का, फिर फाइनल कुछ मानूंगा मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो रहे हैं। मुझे क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, लेंदी लग रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए छोड़ दिया। सेकेंड राउंड में भी लेंदी क्वेश्चंस नहीं करते, थर्ड राउंड में एक बार नॉन कन्वेंशनल मेथड। क्या? यार मुझे ये पता है एक सिंपल सा कंसेप्ट कि सिग्मा 1 r1 इक्वल टू सिग्मा 2 r2 होता है। अच्छा, मतलब सिग्मा 1 इंटू आर इज सिग्मा 2 इंटू 2r। ओके, तो सिग्मा 1 जो है वो कितना आना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। जरा इन चार ऑप्शन को मुझे देख के बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिग्मा 1 इज 2 टाइम्स सिग्मा 2 आ रहा है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिग्मा 1 2 टाइम्स आओ। ये सिग्मा 2 दिए हुए हैं, इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा सिग्मा 1। केवल और केवल डी ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? केवल और केवल डी ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ या ना? चलिए, समझ गए? ऑल राइट, ठीक है। चलो अगला पार्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलें। मजा आ रहा है आपको? चलो अगला देखो। A circuit when connected to AC source of 12 volt gives a current of something. और जब सेम सर्किट को हमने डीसी में लगाया तो कुछ करंट मिला, तो सर्किट क्या रहा होगा? अब देखो, हमको जनरली क्या करना चाहिए ना बच्चों, ऑप्शन देख के एक ऑड वन आउट सोचना चाहिए, ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शन में ऑड वन आउट क्या दिख रहा है? हर ऑप्शन में कैपेसिटर है, केवल ए ऑप्शन में कैपेसिटर नहीं है। सोच पा रहे हो कैसा? बी सी और डी, है ना। ए ऑप्शन में कैपेसिटर नहीं है, बाकी तीन में कैपेसिटर है। बस एक बार सोच के देखो यार, कैपेसिटर के कारण कुछ हो रहा है क्या? ऐसा हम कब सोच रहे हैं? मैं 2 राउंड कर चुका हूं, है ना। क्वेश्चन मुझसे वैसे भी नहीं हो रहा है, अब मैं बैठ के सोच रहा हूं, फिजिक्स नहीं। यार एक कैपेसिटर लगाने से ही कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कैपेसिटर नहीं है, ऐसे कुछ हमने सोचा।
दिमाग में आया तो ठीक, नहीं तो वो तो वैसे भी नहीं रहा था। टेंशन नहीं लेना है कि हम ऐसा सोच पाएंगे कि नहीं, मैं बस आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, आप सोच पाए तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, है ना। तो भाई हर ऑप्शन में इंडिकेटर है, सही बात है ना। बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली, हर ऑप्शन में इंडिकेटर है, सेकंड में नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कैपेसिटर, और एक ऑप्शन जो सी है उसमें आर नहीं है। अच्छा, तो किसी के कारण तो दिक्कत हो रही है, तो भाई डीसी हो या एसी, करंट किसके कारण आता है? रेजिस्टेंस के कारण, तो रेजिस्टेंस को हटाओ। इंडक्टर या कैपेसिटर, यही दो ऐसे एलिमेंट है जो एसी और डीसी में अलग अलग बिहेवियर करते हैं। ऑलराइट, इंडक्टर और कैपेसिटर यही दो ऐसे सर्किट हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि एसी और डीसी में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो इंडक्टर डीसी में कैसा होता है? तो डीसी में इंडक्टर होता है शॉर्ट, और कैपेसिटर कैसा होता है? कैपेसिटर होता है ओपन। अच्छा, मतलब कैपेसिटर लगा दिया तो करंट ही नहीं आएगा? अरे हाँ या ना, अगर मैंने कैपेसिटर मान लिया सर्किट में तो करंट ही नहीं आएगा, मतलब कैपेसिटर वाला कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए। ठीक है, हमने कोई रिगरस फिजिक्स नहीं लगाई, सिंपल कंसेप्ट लगाया है। ठीक है ना, थोड़ी सी फिजिक्स लगी है, लेकिन हमने कुछ भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं सोचा है। भाई मुझे पता है कि इंडक्टर शॉर्ट की तरह बिहेव करता है डीसी में, और कैपेसिटर ओपन की तरह, दैट्स इट। ऑल राइट। ओहो, अब कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत आती है इस चीज में कि सर ये लॉजिक गेट्स में ना, ये जो ऐसे बार वगैरह ये वो दे दिए होते हैं, यहां पर हमें दिक्कतें आने लग जाती है। ऑल राइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से, है ना, पहली बात तो ये क्वेश्चन किसके लिए है? जिसको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का बेसिक आइडिया है ना। मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेके आया? कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि सर हमको तो ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ, या हमको इससे फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होती है, अब हम क्या करें, है ना। तो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन लेट से आपको ये समझ में आता है कि 1.1 एंड, इतना तो समझ में आता है ना कि जो डॉट होता है वो एंड गेट होता है, राइट। जो प्लस है वो और होता है, और ये जो बार लगा दिया जाता है ये नॉट गेट होता है। ठीक, अब मान लो पहली राउंड में तो क्या हुआ, मैं ये ऑप्शन देख के ही डर गया कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं ये शायद मुझसे नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो अब देखो इधर आओ, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल। क्या? चलो ए और बी दोनों को जीरो ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए और बी को दोनों को जीरो ले लेते हैं, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। फ्री बैठे ना, 2 राउंड हो गए, जो जो आता था सब कर लिया, फ्री बैठे हैं। चलो, तो ए को भी जीरो लिया, बी को भी जीरो लिया। ठीक है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप चीजों को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करें। ठीक है, कौन सी मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ पे? हिट एंड ट्रायल। ठीक है ना, तो हमने हिट एंड ट्रायल किया, तो भाई ये जीरो है, हाँ ये जीरो है, तो ये जीरो, ये भी ए है, ये भी जीरो। ठीक है, बी क्या है? तो बी जीरो था तो ये 1 हो गया, ये जीरो था इधर, ये जीरो ही रहा, और ये जीरो क्या हो गया? 1, क्योंकि नॉट गेट लग गया। तो नॉट गेट लग गया तो बी इधर 1 हो गया, और ये जो इधर ए आया था जीरो, ये 1 हो गया। जीरो और 1 का एंड क्या होता है? जीरो। जीरो और 1 का एंड क्या होता है? जीरो। जीरो जीरो का और क्या होता है? जीरो। मतलब मेरा आउटपुट जो है वो जीरो होना चाहिए। आपका फ्रेंड ज्वाइन नहीं कर पा रहा है बेटा, 100 की लिमिट है, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, ओके, ऑल राइट, चलिए, तो अब क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलो पहला ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि 0.0, है ना। मुझे आउटपुट क्या चाहिए? मैंने दोनों इनपुट रखे जीरो, आउटपुट जीरो चाहिए। अब मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो A.B 0.0 का बार, 0.0 क्या होता है? जीरो, उसका बार क्या आया? 1, मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ध्यान दो। तो बी ऑप्शन बोल रहा है 0. ये क्या है? बी बार, है ना, 0 बार प्लस, पहले मैं लिख देता हूं फिर हम सॉल्व करेंगे।
चलो 0 बार क्या होता है 1 और 1 बार 0, तो 0 और 1 का एंड क्या होता है 0, 1 और 0 का एंड क्या होता है 0, 0 0 का और क्या होता है 0। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है, यही होगा ऐसा नहीं बोला है, ये हो सकता है। सारे ऑप्शन देखेंगे। सी ऑप्शन देखा, सी ऑप्शन क्या दिख रहा है 0.0 बार 0.0। चलिए, तो 0.0 क्या होता है 0 का बार, और 0.0 क्या होता है 0, मतलब ये हो गया 1 और 0। तो 1 और 0 का और क्या देता है 1, मतलब ये भी नहीं है। अच्छा चलिए, तो ये क्या आया डी। डी ऑप्शन क्या है भाई 0 + 0 का बार। हाँ, तो 0 + 0 क्या हुआ 0, और उसका बार ये भी क्या हुआ 1। ऑल राइट, मतलब ये भी नहीं है। देखो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और ये मेरा सॉल्व हो गया। क्या सीखा हमने, हम ऑप्शंस रख के देख लें। यस, दिस इज जॉर गेट, है ना भाई। उसके लिए तो ये क्वेश्चन है ही नहीं जिसको पता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं पता है, हम तो ये सर्किट देख के डर गए थे पहले राउंड में, हमने छोड़ दिया इसको इत्मीनान से। लास्ट में देखेंगे थर्ड राउंड में नॉन कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करेंगे। चलो वैल्यू रख के देखते हैं। अब एक चीज और सीखो, हो सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन में स्टार आ जाता। जैसे मैंने क्या किया था कि अच्छा ये 0 आ गया, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। अगर 2 ऑप्शन में ऐसा हो गया तो क्या करते, 2 ऑप्शन में अगर ऐसा होता तो मैं एक और ऑप्शन क्या ले लेता 0 और 1, कि चलो ए को 0 रखते हैं, बी को 1 रखते हैं। अब देखते हैं उन 2 ऑप्शन में, 2 तो हट गए ना, उन्हीं 2 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक, आप ये चीजें लिख ले, है ना। आप एग्जाम के पहले बस अपने आप को बोल देना, अपने आप को समझा के जाना, क्या सर ने बोला है लास्ट में हम एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। बच्चे आप गलत डायरेक्शन में चल गए, इससे टाइम ज्यादा लगेगा ना, आप मेरी बात समझे ही नहीं। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, है ना। हमने पहला राउंड कर लिया, हमने दूसरा राउंड भी कर लिया। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं अटक गया, अब क्या करूं। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो ये हिट एंड ट्रायल वाली मेथड, डायमेंशन वाली मेथड, ये सब आप एक बार लगा के देखें। तो इन मेथड्स के आप नाम लिख लें, मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा इनकी टेलीग्राम पे, ताकि आप एग्जाम के पहले या इन 2-3 दिन में एक बार इनको रिकॉल कर लेना कि अच्छा ऐसी मेथड्स हम लगा सकते हैं। एग्जाम के बाद बस आप एक बार ट्राई कर लेना कि यार ये 2-3 नॉन कन्वेंशनल मेथड सर ने बताई थी, चलो उससे हो पा रहा है क्या। ठीक है, तो एक बार अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जितना हम कर पा रहे थे उतना तो हमने कर ही दिया है। ऑल राइट, चलो अब यहाँ पे क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ये मैंने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 है, तो ये हो गया 15, ये हो गया 30। ऑब्जेक्ट है कहीं यहां पर। ऑल राइट, अब if the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, तो बच्चों ये 10 इधर था, अब मैं इसको 10 इधर ले आया तो क्या होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी ओके। चलिए, तो यहां पर देखो बहुत ज्यादा हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन में मैं इसलिए लेके आया हूं कि कुछ चीजें आप ध्यान रखें। कई बार हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट किधर आया, इधर और इधर, f और 2f के बीच में उसकी इमेज किधर बनती है, बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो तो अवे ही होगा। अब मुझे 30 और 36 में से सोचना है ना। तो इसको आप सॉल्व करें इसके आगे, है ना। बस ये मैं इसलिए लेके आया कि कई बार ये जो बाद वाली चीजें होती है ना, इन पे भी आप ध्यान दें और कुछ ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर दें ताकि गलती का ऑप्शन नहीं रहे। मतलब मुझे इस टूवर्ड्स में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, 30 और 36 इनमें से मुझे दिमाग लगाना है, क्योंकि मैं 20 इधर ले गया हूं, तो जो भी मेरा आंसर है ना, अब ये इधर जाएगा, तो 30 या 36 में से कोई एक आएगा। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। अभी मैं फिजिक्स बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, ठीक है। चलिए, ये कुछ अलग क्वेश्चन आया, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एज सच ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, राइट, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इजीली कर सकते हैं अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें, ठीक है। कि भाई मेरा फर्स्ट राउंड हो गया, मैंने इसको सेकंड राउंड में भी छोड़ दिया, ये थर्ड राउंड में भी कुछ खास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझसे पूछिए वेवलेंथ, और वेवलेंथ के नाम पे मैं केवल सी ऑप्शन हटा के बैठ गया, ठीक है, कुछ खास तो हो नहीं पा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, ये मेरा फोर्थ राउंड का क्वेश्चन हो गया। अब क्या, अब ये कि भाई थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। फोर्थ राउंड है, बहुत ही फुर्सत में बैठा हूं। एक इलेक्ट्रॉन है, मास m विद इनिशियल वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन है और इसकी वेलोसिटी है इधर, ये मैंने लिख दी, ठीक। एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई इधर। अच्छा, अब t इक्वल टू 0 पे, अब लैम्डा नॉट क्या है, इनिशियली इसकी लैम्डा नॉट जो है वो वेवलेंथ थी, तो डी बाय वेवलेंथ t टाइम के बाद क्या हो जाएगी। अच्छा, तो डी बाय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन mv, है ना। डी बाय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन mv। अब देखो बच्चों, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दूसरा जिसमें दो डेटा होता है। जब भी मेरे पास दो डेटा होता है तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, रेशियो की। तो हमने क्या किया, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, इधर क्या आ जाएगा, v बाय v नॉट। ओके, तो अगर मैं समहाउ ये पता कर लूं कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो लैम्डा कम होगा, अगर स्पीड कम हो रही तो लैम्डा बढ़ेगा। क्योंकि देखो मेरे पास तीन टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, लैम्डा सेम, एक ऑप्शन दिख रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ गई, एक ऑप्शन दिख रहा है कि लैम्डा की वैल्यू कम हो गई। तो अगर मैंने कुछ ऐसा पता कर लिया तो क्या होगा, समझते हैं। तो देखो फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वेलोसिटी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ती है। फोर्स और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ती है तो लैम्डा कम होता है। ये ऑप्शन आ गया, बात समझ में आई क्या? ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक है, एनालिटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, लैम्डा होता है h अपॉन mv, फिजिक्स तो थोड़ी सी लग रही है नो डाउट, लेकिन पूरा डिराइव नहीं करना पड़ा, कहीं बुक में नहीं मिलेगा कि ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, इसीलिए सेशन है, राइट। तो लैम्डा इज h अपॉन mv, है ना। तो क्या किया, अगर स्पीड बढ़ाई तो लैम्डा क्या होगा, कम, और अगर स्पीड कम हुई तो लैम्डा बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी इधर है, फील्ड इधर है, राइट, फोर्स इधर लगा। सॉल्व इतना तो मुझे वैसा भी करना था, अगर मैं पूरा सॉल्व करता तब भी आपको इतना तो सॉल्व करना ही पड़ता। अब वैसे तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ेगी। एक बार ऑप्शन पे नजर डाली, यार एक आंसर लैम्डा से कम, एक लैम्डा से ज्यादा, एक लैम्डा के बराबर, स्पीड बढ़ रही है, हाँ, लैम्डा कम होगा, हाँ, आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां क्या दिक्कत होती है समझो, यहां पर ना कुछ लोग डेरिवेशन में उलझ जाते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे फिजिक्स आती है, मैं कहां उलझ गया, डेरिवेशन में। मुझे क्या दिए, दो डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर, है ना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, आई और आई, ये मैंने डायग्राम बनाया कि भाई सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई और आई, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस, हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। अच्छा, they are brought in contact face to face coinciding with the axis of rotation, the expression for loss of energy। देखो दो तरीके, एक तो ये कि इसको हम एनालाइज करें किससे, सेंटर ऑफ मास वाले से, कि सेंटर ऑफ मास मैंने आपको लॉस का फॉर्मूला क्या बताया है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कब, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। मैंने इसको पूरा पूरा कोरिलेट कर दिया किसमें, यहां पर एंगुलर मोमेंटम वाले केस में, तो मैंने लिख दिया हाफ
आई बाय आई प्लस आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर। यहां से मेरे पास ए ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब आपने बोला सर ये तो नहीं चमका, लेकिन हमने इसमें फिजिक्स लगाई और हमको क्या लगा, बहुत कम्बरसम इक्वेशन। देखो समझाता हूं कैसे। तो भाई आपको फिजिक्स भी चमक गई क्या, है ना। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं होगा, यहाँ पे हम अटकते कहाँ हैं, डेरिवेशन में। डेरिवेशन इसका लेंदी जाता है। तो आपने इक्वेशन लगा दी कि सर एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ कितना, कि आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2, फाइनली क्या है, साथ में रोटेट कर रही है, तो आई प्लस आई इंटू ओमेगा कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इलास्टिक कोलिजन नहीं है ये। पहला तो हमने ये लगा दिया, यहां से क्या आ गया, ओमेगा। अब आपको क्या करना होता है, लॉस। तो आप लगाते हैं लॉस का फॉर्मूला, क्या, इनिशियल माइनस फाइनल। तो आपने लिखा हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। फाइनल क्या होगा, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का मिला के हो गया 2i और ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन, आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2 अपॉन आई प्लस आई का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, इधर स्क्वायर करना है, फिर डिफरेंस लेना है और फिर ऐसा कुछ लाना है, बहुत खतरनाक हो गया। क्या करना है, सिंपल सा एक छोटी सी चीज ये करके देखनी है कि सबसे पहले तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को इक्वल रख दो। क्या कर दो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को इक्वल रख दो। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, क्या, केवल चौथा ऑप्शन हटेगा। जैसे आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को इक्वल रखोगे ना, केवल चौथा ऑप्शन हटेगा। अच्छा, तो फिर क्या करो, तो फिर आप क्या करो, एक को ओमेगा ले लो, एक को 2 ओमेगा ले लो। आपके लिए न्यूमेरिकली सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। आप क्या करो, आप ओमेगा 1 को ओमेगा नॉट मान लो, ओमेगा 2 को 2 ओमेगा नॉट मान लो। क्योंकि आप डेरिवेशन करने जाओगे ना, उलझ जाओगे। आप इसको पूरा सॉल्व करने जाओगे, उलझ जाओगे। देखो ये चमक गया, वेल एंड गुड। आपको फिजिक्स आती है, आपने पहली इक्वेशन बना ली, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा निकाल लिया, फिर आप लॉस निकालने बैठ गए। यहां तक भी सब सही चल रहा है। पूरा डिराइव करने में बच्चों उलझ जाओगे और जगह बहुत लगेगी। फिर क्या करना है, स्मार्टनेस क्या है, एक को मैंने ओमेगा नॉट मान लिया, दूसरे को मैंने 2 ओमेगा नॉट मान लिया। अरे हाँ या ना, जैसे ही मैंने ओमेगा नॉट और 2 ओमेगा नॉट माना, अब मेरे लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन में भी क्या करना है, ओमेगा नॉट और 2 ओमेगा नॉट रख के सॉल्व करना है, और इधर भी मेरे को ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट रख के सॉल्व करके निकाल लेना है। जहां चीजें हो गई, इजीली फिट बैठ जाएगी। आई मेरी बात समझ में। तो जब आपको एक बल्कि एक्सप्रेशन दिखे वेरिएबल के फॉर्म में, बल्कि एक्सप्रेशन वेरिएबल के फॉर्म में, ट्राई टू पुट सम वैल्यू ऑफ द ओमेगा। और सिंपल बताऊं, आप ओमेगा नॉट भी मत रखो, आप 1 और 2 रख लो। इतना भी क्यों करते हो, और सिंपल करो। चलो हटाओ इसको। क्या करना है हमको, बहुत सिंपल। आप आई की वैल्यू 2 रख दो। आप एज्यूम करो, क्या, आप एज्यूम करो कि आई की वैल्यू है 2, ओमेगा 1 की वैल्यू है 3 और ओमेगा 2 की वैल्यू है 4। अब आप सॉल्व करके देख लो। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं दूसरी इक्वेशन में। वेट अ मिनट, देखना कितना इजीली हो जाएगा। है ना। तो क्या किया यार, ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिख रहा है, मैंने जल्दी से आई को 2 रख लिया, ओमेगा 1 को 1 रख लिया, ओमेगा 2 को 2 रख लेते। चलो, पर 2 मत रखो, आपको ऐसा लगेगा कि यार एक कोइंसिडेंस हो गया। इसको 2 रख लो, ओमेगा 2 को 3 रख लो। अब देखो इक्वेशन कितनी इजीली बनेगी। क्या इक्वेशन है, आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू आई प्लस आई। अरे 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 अरे, वेट वेट वेट, मैंने वैल्यूज गलत रख ली। हाँ, आई को मैंने 2 रखा है, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू ओमेगा। देखो ओमेगा न्यूमेरिकली सॉल्व हो गया। कितना हो गया ये, 6 प्लस 4 10, 10 बाई 4। ओमेगा की वैल्यू आ गई 10 बाई 4, 5 बाई 2।
एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस। क्या हुआ लॉस, इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये है इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी, दोनों का आई ऐड किया 2 + 2 और ओमेगा कितना है 5/2 का स्क्वायर। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कितना आ गया ये 4 + 9 माइनस यहां से 4 और 4 कट जाएगा, ये बचेगा 25/2, तो ये आ गया कितना 13 - 25/2 1/2। अब आप क्या करो, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, 2, 2 और 3 वैल्यू रख के देख लो, जिसमें आंसर 1/2 आ रहा हो वो मेरा आंसर। भाई टाइम बचाना मेरा, फिजिक्स मुझे आती थी लेकिन मैंने टाइम बचा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, बहुत बल्कि जा रहा था, मैंने वैल्यू रखी, मेरे लिए इजी हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने यहां क्या मेथड लगाई है, एज्यूम सम वैल्यूज, एज्यूम न्यूमेरिकल वैल्यूज, और हो सकता है आपके लिए इजी हो जाए। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। जब भी मुझे मैच द कॉलम दिया है ना, तो क्या करें, चारों मैच करने नहीं बैठ जाएं। सबसे पहले ये देखें कि यार कौन सा ऑड वन आउट है, कि इसको कर लिया और मेरा आंसर आ गया। कोई ऐसा दिख रहा है क्या जो जिसमें सारे ऑप्शन ही अलग हो, ठीक है। ऑल राइट, तो क्या किया जाए, तो देखो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, अपन कोई भी एक प्रोसेस कौन सी समझ में आ रही मुझे, वहां से स्टार्ट करो, जो ज्यादा एडवेंचरस वो एडियाबेटिक। ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो आइसोथर्मल मुझे बहुत डायरेक्टली दिख रहा है, ये देखो जो आइसोथर्मल है ये बहुत डायरेक्टली दिख रहा है, या मुझे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बहुत इजीली दिख रहा है। ये फोर्थ वाला क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, ये फर्स्ट वाला क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो फोर्थ वाला है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एस के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए बी, एस के करस्पॉन्डिंग बी, ये दो ऑप्शन हट गए। अब अगला क्या है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाली प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक, तो पी के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए सी, तो पी के करस्पॉन्डिंग सी कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन, ये सॉल्व हो गया। हर चीज सॉल्व करने नहीं जाना है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक बच्चे ने क्या देखा इसमें कि यार ये जो क्यू वाला ऑप्शन है इसमें ए बी सी डी चारों अलग अलग दिए हुए हैं, केवल क्यू सॉल्व कर लिया हो गया मेरा। तो क्यू क्या है, प्रोसेस टू, प्रोसेस टू क्या है, एडियाबेटिक, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन, ठीक है। क्या जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन करके ही, है ना, कई बार क्या होता है हम ऑप्शन ही नहीं देखते, हमको ऑप्शन पहले देखना है, क्या ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो रहा है क्या, ठीक है। चलो कोई ट्रिक बताएगा इसमें जल्दी से, आप सोच पा रहे हो क्या, क्या ट्रिक लगाऊं कि इजीली सॉल्व हो जाए। नहीं आता मेरे को थर्मल कंडक्टिविटी, सर इक्विवेलेंट में तो मेरे को बहुत दिक्कत आती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, इन सब में बहुत दिक्कत आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महक पाटीदार, बहुत शानदार, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, आप तो फिजिक्स लगा रहे हो। सबसे इजी तरीका पता है क्या है, K1 K2 दोनों सेम ले लो, महक पाटीदार, वेरी शान, वेरी गुड। तो भाई क्या किया हमने, K1 K2 दोनों को K ले लिया, अगर दोनों मटेरियल K हैं तो K इक्विवेलेंट भी K आएगा, अरे हाँ या ना। अगर दोनों मटेरियल एक जैसे हैं तो फाइनल आंसर भी वही आएगा ना, K। हाँ, चलो दोनों को K रखो, तो दोनों को K रखा, ए ऑप्शन में वैल्यू क्या आई 3K, बी ऑप्शन में वैल्यू क्या आई 2K, सी ऑप्शन में वैल्यू क्या आई 4K, और डी ऑप्शन में वैल्यू क्या आई K। तो मेरा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। उन लोगों के लिए जो बोलते फिर रहे हैं मार्केट में क्या ये हमसे इक्विवेलेंट वाले नहीं होते, एक बार ये तो लगा लो, नहीं होते ना, मान ली तुम्हारी बात, एक बार ये तो लगा के देख लो, हो सकता है हो जाए।
छोड़ने तो तुम वैसे भी वाले थे ना, एक बार करके देख लो बस कि ये लग रहा है क्या। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट, है ना। दोनों को सेम मान लो, हमेशा के इक्विवेलेंट को के लेंगे क्या, आप समझे ही नहीं मेरी बात। फिर से सुनो, मैं बोल रहा हूं ये दो अलग अलग मटेरियल है, तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये दो मटेरियल को हटाओ, एक सिंगल मटेरियल लगाओ कि वही इफेक्ट मिले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग मटेरियल है, तो मैं आपको यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर दोनों मटेरियल को सेम ले लोगे तो के इक्विवेलेंट भी वही आएगा ना। आप एक चीज समझो, एक कार की वेलोसिटी शुरू के 1 घंटे में 20 थी, अगले 1 घंटे में 30 थी, तो इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि v1 प्लस v2 बाई 2 या 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दोनों को 20 और 20 रख दूं तो एवरेज 20 आता। किसी फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ी क्या, कि पहले भी 20 थी बाद में भी 20 है, तो एवरेज क्या हुआ 20। ये कंसेप्ट लगाया है, पहला भी के है दूसरा भी के है, तो के इक्विवेलेंट क्या हुआ के। हाँ या ना। चले अगले क्वेश्चन पे। ओ माय गॉड, ये था 2017, ये कौन सा है 2016, है ना। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए सेपरेशन डी कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। 4 पढ़ते से ही अपने हाथ पैर फूल गए, बीपी बढ़ गया, एंजाइटी जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई। क्या, कि बहुत सारे बच्चों का बिगड़ेगा। हम हमारा तो सोच ही नहीं रहे, हम तो वो समझदार हैं, हमारा थोड़ी ना बिगड़ने वाला है ना। हमको तो दूसरों पे चिंता आ रही है, अरे यार बहुत सारे बच्चे इसको खराब कर देंगे, यही सोच रहे थे ना तुम भी। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर 4 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, K1 K2 K3 K4 एज शोन इन द फिगर। डायग्राम मिसिंग है, चलो मैं डायग्राम तुम्हारे लिए बना देता हूँ। सही बात है, डायग्राम मिसिंग है। ऐसा कुछ ये डायग्राम था, एक K1 था, एक K2 था, एक K3 था, एक K4 था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। अच्छा, इसका पता है एक्चुअली क्या है, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है मैंने डायग्राम गलत बनाया हो, आई डोंट रिमेम्बर, बट जो सही क्वेश्चन था ना उसको अगर प्रॉपर मेथड से करते हैं तो आंसर जो है, गलत मेथड से करते हैं तो आंसर सही वाला आता है, लेकिन अगर सही मेथड से करते हैं तो इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं आता है। पर ये बोनस हुआ क्या, नहीं हुआ, ये बोनस भी नहीं हुआ। हमको क्या करना है, हमको स्मार्टली करना है। क्या, चलो K1 K2 K3 K4 सबको K रख लेते हैं। क्या सीखा हमने, K1 K2 K3 K4 सबको K रख लो। तो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, हाँ या ना। चलो पहला ऑप्शन देखो, ए में आपने सॉल्व किया तो K इक्वल टू कितना आ गया, 3 + 3 6K। अरे बाप रे, ये तो गलत है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या है, K इक्वल टू 2/3 इंटू 3K प्लस 2K, ये कितना आ गया 4K। भाई ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखो, 2/K इक्वल टू 3/3K प्लस 1/K, ये आ गया 2/K। ये हो सकता है, आप अंतर समझ रहे हो, मैंने हो सकता है बोला, मैंने ये नहीं बोला ये सही है। अभी मैं डी ऑप्शन पे जाऊंगा क्योंकि मैं इलिमिनेशन कर रहा हूं, मैंने फिजिक्स नहीं लगाई है, मुझे 3 काटने, एक बचेगा तो ही मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं डी ऑप्शन पे गया, 1/K इक्वल टू 1/K प्लस 1/K प्लस 1/K प्लस 3/2K। हाँ भाई ये भी गलत है। अब मैं श्योर हूं कि यही आंसर है। कैसा हो रहा था ये क्वेश्चन, और आप तो पहले एंजाइटी से भर गए थे कि यार आज तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देंगे, बेचारों का पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब यहाँ पे हमारे मेहनती बच्चे क्या करने लगते हैं, अरे सर ये तो हम फॉर्मूला रट के आए थे, क्या 1/r√L/c होता है। क्या करने लग जाते हैं, चारों में वैल्यू रख देते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, यूनिट यूनिट माइक्रो आइक्रो ये वो सब रख देते हैं, और फिर देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है।
एक बार देखो, दिख रहा है ना कि बहुत मेहनत का काम है। एक बार देखो क्वालिटेटिवली हो रहा है क्या? हाँ। मुझे क्या चाहिए? बेटर ट्यूनिंग। बेटर ट्यूनिंग मतलब क्यू की वैल्यू हाई चाहिए। क्यू की वैल्यू हाई कब होगी? जब आर कम हो, एल ज्यादा हो, सी कम हो। कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें आर कम, एल ज्यादा, सी कम? हाँ। कौन सा? सी। कोई न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व नहीं किया, फिर भी मेरा आंसर एग्जैक्टली सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ गए? अगला क्वेश्चन, चलो। हाँ भाई, करूँ ना आगे कंटिन्यू? है आप लोगों के पास टाइम? चलो, क्योंकि अभी हम आए हैं कहां पर? अरे अभी बच्चों हमारे करीब करीब 16 क्वेश्चंस हो गए हैं और करीब करीब 12-13 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, ऑल राइट। चलो, अब ये आ गया गंदा सा क्वेश्चन एक, फ्रिक्शन का। ठीक है ना? भाई फ्रिक्शन के क्वेश्चन में क्या करें? क्या फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि यार सर ये होता क्या था, है ना? तो दो लॉजिक, क्या निकालना है? मैक्सिमम। ठीक है, क्या अलग दिख रहा है ऑप्शन में? एक बार नजर डालो, कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, एक में जी बाय आर दिख रहा है, एक में जी बाय आर स्क्वायर दिख रहा है, एक में जी आर स्क्वायर दिख रहा है, एक में जी आर दिख रहा है। क्या लगा दूं? डायमेंशंस। डायमेंशनली करो इसको। क्या मुझे पता है कि स्पीड क्या होती है? √2 GR। मतलब स्पीड के अंदर √GR जैसी कोई चीज आनी चाहिए। अरे हाँ या ना? स्पीड के अंदर √GR जैसी चीज आनी चाहिए। कहां दिख रही है? डी में। हो गया ये, बाकी सब डायमेंशनली गलत है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन। फिर से क्या आया? मैच द कॉलम। क्या करना है? एलिमिनेशन से करना है, चारों के लिए सोचने नहीं बैठना है। जो आप इजीली कर पा रहे हो उसमें ही ध्यान देना है। ठीक है, चारों के लिए नहीं सोचना है। ऑलराइट, ओके। चलिए, क्या लगाओगे जल्दी से बताओ, क्या लगाओगे इस क्वेश्चन में? क्या अलग दिख रहा है? डायमेंशन अलग दिख रहे हैं? यस, यस, डायमेंशंस अलग दिख रहे हैं। चलने लग गया अब दिमाग? ठीक है, क्या मैं इसको देख रहा हूं, मुझसे हो तो नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये इतना गंदा सा मैं कैसे ला पाऊंगा? क्या अलग दिख रहा है? हाँ सर, डायमेंशन अलग दिख रहे हैं। डायमेंशन वाला कंसेप्ट लगाया जा सकता है, लगा लोगे ना डायमेंशन वाला कंसेप्ट? मास, वेलोसिटी और एनर्जी। ऑलराइट, आगे बढ़ू मैं, है ना? क्योंकि आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी आ रही है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो। क्या अलग दिख रहा है? 10 की पास अलग दिख रही है और इनइक्वालिटी का साइन अलग दिख रहा है। एक तो मुझे 10 की पास अलग दिख रही है और इनइक्वालिटी का साइन अलग दिख रहा है। तो दो चीज यहां पर ध्यान दो। हम कई बार क्या करते हैं ना, हम पूरा पूरा डेसिमल में सॉल्व करने लग जाते हैं, है ना? तो क्वेश्चन अगर देखने जाओगे तो काफी लेंदी है। सोल्यूशन आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा कि इसका सोल्यूशन कैसा है ना? और सोल्यूशन लिटरली लेंदी है, कैलकुलेशंस अच्छे हैं। लेकिन मुझे क्या चेक करना है कि भाई एक लाइट आई वेवलेंथ की 500 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन दिस, है ना? मतलब एक तो मुझे क्या करना है, 1240 बाय 500 माइनस 2.28, और यहां से आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये आएगी के मैक्स। और क्या पूछा है? डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है? h अपॉन √2mv, √2m k। अब कुछ लोग एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाने बैठ जाते हैं कि हम स्पीड निकालेंगे फिर h/mv करेंगे, ऐसा नहीं। ये क्या आता है? ईवी के बराबर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? यहाँ पे आप स्मार्ट बनोगे और फॉर्मूला लगाओगे 12.27 बाय √v
एंगस्ट्रॉम, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। मान लो आपका आंसर आ भी गया तो भी एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या सोचना पड़ेगा, लेस देन या ग्रेटर देन, है ना। क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, एक चीज और आपने कई बार ध्यान दी होगी, जनरली जो नंबर्स एक जैसे दिख रहे होते हैं ना, उसमें से ही कोई एक ऑप्शन होता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि वही आंसर होता है ना। कुछ भी याद नहीं रखोगे मेरी बातों को। जनरली उसमें से एक आंसर निकलता है। जो चीजें एक जैसी दिख रही होती है, ऐसा होता है कई बार कि उसमें से एक आंसर निकल रहा होता है। तो अगर ऐसा आ भी गया तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर देखना पड़ेगा ग्रेटर देन या लेस देन। अच्छा, तो भाई ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मुझे क्या मिली? मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? h/mv होता है ना। तो जब ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा? मिनिमम। तो मैं लैम्डा की मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, मतलब लैम्डा जो है वो ग्रेटर और इक्वल देन सम वैल्यू होना चाहिए, मतलब आंसर ए है। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखी और मेरा आंसर आ गया। बाय चांस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना पड़ रहा है तो क्या ध्यान दोगे? इस 2.8 को सॉल्व करने में मत जाओ, एक बार ऑप्शंस देखो। आप 2.8 की बजाय 3.5 ले आओगे तो भी आंसर चेंज होगा क्या? नहीं, मुझे केवल और केवल 10 की पावर पे फोकस करना है। अगर लेस देन और मोर देन वाला नहीं होता तो ये भी ध्यान रखो कि मुझे केवल और केवल लेस देन मतलब 10 की पावर पे फोकस करना है, क्योंकि 10 की पास अलग अलग है। ठीक है, क्या बोलते हो इसमें? मुझे बोला है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए है, मैक्सिमम वेलोसिटी बी है। एसएचएम देखते से ही मेरा छोड़ने का मन कर रहा है। हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस है। किसी को एसएचएम बुरा लगता है, किसी को वेव्स बुरा लगता है, किसी को थर्मो बुरा लगता है, किसी को सेमीकंडक्टर बुरा लगता है, किसी को सब कुछ बुरा लगता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने एसएचएम देखा और मुझे लगा कि यार ये थोड़ा टफ जा रहा है। नहीं, टफ नहीं जा रहा है। एक बार जरा नजरें घुमा के देखो, अलग अलग डायमेंशंस दिख रहे हैं। हाँ, तो क्या करेंगे? डायमेंशंस। अरे हाँ या ना? हो गया डायमेंशन से? ग्राफ वाले क्वेश्चन एक वर्ड में बताओ, क्या करते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमेशा? एलिमिनेशन। वेरी नाइस। ग्राफ वाले क्वेश्चन हमेशा कैसे करते हैं? एलिमिनेशन से। ये सोचने मत जाओ कि क्या होगा, क्या अलग दिख रहा है। ये जो बीच के पीक्स है ना, ये अलग दिख रहा है, मतलब मुझे केवल और केवल ये सोचना है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड क्या होती है? कम होती है। यहाँ ज्यादा हो रही है ना। यहाँ तो जीरो ही हो गई, यहाँ कम और ज्यादा दोनों हो गई। मेरा आंसर ये गलत है। यहाँ पे आंसर क्या है? बी। क्या है आंसर? बी। आप देखो, बहुत सारे बच्चे क्या सोचने बैठ जाते हैं, यार ये केवल लेस देन K2 दिया, इसका क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा आंसर भी आ गया सही। कई बार हम कहां उलझ जाते हैं एग्जाम में, यार ये केवल लेस देन K2 दिया, इसको कैसे यूज करूं? जरूरत पड़ी मुझे उसकी? नहीं, उसकी भी नहीं हो गया। चलो आगे बढ़ो। अब भाई मुझे तो साइन और कॉस का ग्राफ ही नहीं आता। कुछ लोगों का ऐसा बोलना है, सर हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है साइन और कॉस में। बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के। मान लो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। चलो, तो यहां पर एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्या करें? तो आपको एक्स की वैल्यू पता है ना। तो हमारे कुछ फिक्स पॉइंट्स होते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू क्या क्या हो रही है। तो एक्स की वैल्यू cos 0 1, एक्स की वैल्यू क्या होगी? cos 0 1। ठीक है, फिर आएगा, है ना, ये 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे नीचे लिखता हूं मैंने कुछ फिक्स एंगल्स ले लिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू देखी तो cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1।
तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा -1 0 +1। कौन सा ऑप्शन है जो -1 से स्टार्ट हो रहा है, केवल और केवल सी, बात खत्म। ठीक है, लाइक दैट। या फिर और भी एक तरीके सॉल्व करने के, मुझे थोड़ा बहुत एसएचएम में आता है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है इनिशियली, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ये ऑप्शन ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन किधर होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। कहां दिख रहा है ऐसा, केवल और केवल सी ऑप्शन में, इनिशियल वैल्यू एक्सेलरेशन की नेगेटिव है। ये सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अगर नॉन कन्वेंशनल सोचने की कोशिश करोगे, है ना, ये नहीं कि लग रहा है, आप देखो नॉन कन्वेंशनल में कितना शॉर्ट आंसर आ रहा है, गलत होने का ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो यहां बच्चे कहां अटकते हैं, पहले वो समझो, है ना। जैसे हमने क्या किया, हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे वो अटकते हैं आइडेंटिटी में, कि भाई एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है, ए दिया है, वन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, चलो ये भी कर दिया। लाइट रेस फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, तो ये आई लाइट रेस इधर से, फिर ये गई इधर, और ये जो एंगल है ये मुझे 2a दिया हुआ है, ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन। तो इसने पाथ रिटर्न कर लिया। पाथ रिटर्न कब होता है, तो पाथ रिटर्न होता है जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। ठीक है, चलो मैंने ये कंसेप्ट भी लगा दिया फिजिक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बना दी, मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दी। क्या, तो मुझे दिख रहा है कि भाई R2 0 है, इसलिए R1 की वैल्यू a है। अब मैंने लगाया स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, स्नेल्स लॉ ये बोल रहा है कि 1 इंटू साइन 2a 1 इंटू साइन i इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1 विच इज साइन a। अब क्या हुआ, मैं आइडेंटिटी भूल गया, मुझे क्या निकालना था, म्यू। मैं क्या निकाल के बैठ गया कि जो म्यू है वो साइन 2a बाय a है। अब नहीं याद आ रही आइडेंटिटी, क्या करोगे, छोड़ के नहीं आएंगे, आइडेंटिटी याद नहीं आ रही ना, छोड़ के नहीं आएंगे, क्या करेंगे, ए की वैल्यू 30 डिग्री ले लो, ए की वैल्यू 30 डिग्री ले लो, रख के देखो वैल्यू। आप देखो 30 डिग्री पे एबीसीडी में से कोई भी एक ऑप्शन एक जैसा नहीं आ रहा है, सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। आपने 30 डिग्री रखा और सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे भी 30 रखा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 60 बाय साइन 30, कर लोगे इजीली सॉल्व। ठीक है, मान लो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं यहाँ पे, कौन सा, एक डी ऑप्शन और एक बी ऑप्शन। क्या कर लो, दूसरा एंगल रख के देख लो, 45 डिग्री रख लो, दूसरा ऑप्शन रख लो 45 डिग्री। ए ऑप्शन किया, आपका क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई √3, तो √3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं, यहाँ पे आ रहा है, हाँ, यहाँ पे आ रहा है, नहीं, यहाँ पे आ रहा है, हाँ। दो ऑप्शन मुझे मिल गए बी और डी। अब बी और डी में से क्या करूं, अब मैं ए को 45 ले लूंगा। जैसे ही मैं ए को 45 लूंगा, म्यू की वैल्यू क्या आएगी, साइन 90 बाय साइन 45 1 बाय √2। अब म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, √2, यहाँ पे 45 रखो, √2 वैल्यू कहाँ आ रही है, बी पे। अच्छा 1 बाय √3 होता है, सही बात है, हाँ यार, चलो बढ़िया है, कोई तो जग रहा है अपन दोनों में से। ओके, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, बस ये हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत है, लो यहीं पे सॉल्व हो गया। ऑलराइट, है ना, बस कुछ एक क्वेश्चन और बचे, 4-5 क्वेश्चन और है बस, एंड वी आर डन, है ना, काफी टाइम आपका ले लिया, है ना। सी माई ओनली कंसर्न इज, आप ये सोच के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे नीट में कि सर मुझे टॉपिक नहीं आता, एक बार इस नजरिए से भी करने की कोशिश करेंगे।
हुआ तो ठीक, छोड़ तो आप वैसे भी रहे थे, ठीक है। सो वी हैव नथिंग टू लूज, गलती से मार्क्स ही ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। बुरा आपके साथ कुछ नहीं होगा, गलती से मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं और शो शॉर्ट आ सकते हैं। चलिए, तो क्या लिखा है, रिंग इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12, find the points A and B as shown in the figure at which the current carrying conductor should be connected so that R of the sub circuit between these points is equal to 8/3। तो मुझे एक वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 12 है। अब समझना, तो यहां पर क्या किया जाए, तो अगर आप मैथड से करने जाओगे ना, तो अगर आप मैथड से करने जाओगे, आप फिजिक्स लगाओगे, तो फिजिक्स आपको कहां ले जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जाएगी। फिजिक्स कहां ले गई आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार बहुत लेंदी हो रहा है मेरे लिए, कोई ट्रिक है क्या, तो देखो, एक ट्रिक तो क्या है कि नीचे 3 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है मतलब 1:2 का रेशियो रहा होगा। सबसे पहला हिट एंड ट्रायल मैं इस पे करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे नीचे 3 दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जिनने मुझसे पढ़ा है उनको एक मेथड पता है क्या, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो अपन क्या करते हैं, बड़ा रेजिस्टेंस छोटे वाले के जितने टाइम्स +1, याद आया, मतलब एक रेजिस्टेंस 8 रहा होगा, एक 4 रहा होगा, है नहीं। अच्छा, तो लेंथ भी 1:2 के रेशियो में, ये मेरा डी ऑप्शन आ गया। हिट एंड ट्रायल करके, ठीक है, उन्होंने लेंथ क्या दी है 1:3, है ना। मुझे क्या करना है, मुझे रेशियो में ले लेना है, लेंथ के रेशियो में रेजिस्टेंस होता है ना, लेंथ के रेशियो में। तो जैसे ए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आप मानो 5x + 8x = 12, यहां से x निकालो और फिर R1 R2 करके देखो। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, आप मानो x + 3x = 12। सी ऑप्शन बोल रहा है आप मानो 3x + 8x = 12। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि आप मानो कितना, x + 2x = 12। दो लेंथ है ना, तो मान लिया कि एक पार्ट का रेजिस्टेंस है x, मतलब 5x, जैसे 5:8 है, तो एक का रेजिस्टेंस 5x, दूसरे का 8x, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी है 12, तो 5x + 8x is 12। मैंने x के लिए सॉल्व किया, x की वैल्यू कितनी आई 12/13। अब जब मैं इनका इक्विवेलेंट लूंगा, कहीं से भी वैल्यू 8/3 आती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है ना। कहीं भी ये मत सोचो मेथड लेंदी है या नहीं है, हम पेपर करके बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, अब जो भी कर लेंगे वो बोनस मार्क्स है हमारे, कुछ अच्छा ही होगा उससे, नहीं करने से, छोड़ने से तो अच्छा ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ करके सही आंसर आ रहा है, ऑलराइट। तो आप अगर इस मेथड से जाके दोनों रेजिस्टेंस निकाल ले होते हो, फिर R1 R2 अपॉन R1 + R2 करते हो, तब भी आपका एक ही ऑप्शन मैच करेगा, विच इज डी, ऑलराइट। ये क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल से गलती से, है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैंने 1 घंटे में ही सारी स्लाइड्स निकाली थी, सोचो 1 घंटे में 30 स्लाइड निकाल ली थी, ठीक है, मतलब उसमें मैंने एडिटिंग भी की है, राइट। तो मैंने क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े और उसमें से एक निकाले बहुत जल्दी जल्दी, तो हो सकता है कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए हों जिसमें ट्रिक नहीं लग रही हो, बट चलो आ गया तो एक बार देख लेते हैं। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, तो भाई फोकल लेंथ है 10, 20 in such a way that the end closer to the pole is 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, तो यहां पर 10 है, यहां पर 10 है। अब इस 10 की इमेज कहां बनेगी, इस 10 की इमेज कहीं बीच में ही बन जाएगी, ये जो 10 है ना, इसकी इमेज बीच में ही बन जाएगी। आपको पता है मिरर का एक फेवरेट डेटा क्या होता है, याद है किसी को, मिरर का एक फेवरेट डेटा होते हैं, 2 फेवरेट डेटा होते हैं, क्या, f/2 पे हो तो इमेज कहां बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है f पे, ठीक है। दूसरा
अगर 3f/2 पे हो तो इमेज बनती है 3f पे। ये फेवरेट डेटा है, सबसे ज्यादा आपको ये मिलेगा। अगर उन्हें वर्चुअल इमेज चाहिए तो आपको ये मिलेगा, ये वर्चुअल के लिए। ये रियल का रियल है और ये रियल का वर्चुअल है। ये फेवरेट डेटा है, वो देखो वही फेवरेट डेटा आ रहा है। ये कितना है, ये 3f है। इसकी इमेज कहां बनेगी, 3f/2 मिड पॉइंट 15 पे, 15 से 5 है ना, 15 से 20, ये हो गया 5, ये आंसर। हालांकि मुझे ये पता था कि ये दो ऑप्शन नहीं है, ये आप लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते थे। कई बार हमारे आंसर ही ऐसे आ जाते हैं, गलती से सॉल्व करके 10 और 15 आ जाते हैं। आप पहले ही हटा दो, 10 और 15 तो आंसर है ही नहीं, 2.5 या 5 में से ही कोई एक लाना है। ठीक है, चलो अगला देखो। इफ द रेडियस ऑफ द स्टार इज r, ब्लैक बॉडी, ये वो, रेट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन। नहीं याद आ रहा फॉर्मूला, नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। इसको डायमेंशन से नहीं करना है, क्योंकि इसका डायमेंशन अगर आप लगाओगे तो भी अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद आना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूले के याद आए बिना डायमेंशन कैसे लगा दोगे। ठीक है, यहीं से तो सिग्मा का डायमेंशन निकालोगे ना। अरे यहीं से तो सिग्मा का डायमेंशन निकालते ना, इसी फॉर्मूले से। तो रीअरेंज करके ही तो करना है। मम्मी बोल रही पढ़ाई कर लो तो कर लो, मैंने कहा जबरदस्ती रोक रखा है, जाओ। ठीक है, बिल्कुल जाओ। क्या लगाएंगे यहां पर, डायमेंशन। यहां लगा सकते हैं, वैसे तो ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है, बट फिर भी लगा सकते हैं ना यहाँ पे। कहां अटकेंगे, बी और डी में। ये दो हटा दो आप, डायमेंशन से आप ये दो हटा पाओगे। ठीक है, बी और डी में आपको देखना ही पड़ेगा, कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आप बच, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल गए कि भाई बी और डी, अब आपको करना पड़ेगा। मैं बुरा मान गया, मैं क्यों बुरा मानूंगा। चलो, आई गेस इट इज द लास्ट क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से, कौन ट्रिक बताएगा इसकी। लास्ट क्वेश्चन है। क्या ट्रिक सोच पा रहे हो इसमें। 3f/2 लगाएंगे, बिल्कुल लग जाएगा 3f/2, है ना। कि ये 3f/2 पे रखा हुआ है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, मतलब ये इसका फोकस हो गया, बिल्कुल 3f/2 लग जाएगा। वर्चुअल तो इलिमिनेट हो ही जाएगा, ये भी सही है। रियल इमेज बनेगी, बहुत बढ़िया। नेचर देख सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो मुझे बचना कहां से, मैंने ऑप्शन देखे और मुझे एक बार ये देखना है कि यार मैं न्यूमेरिकल से बच सकता हूं क्या। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, पिछले साल का बताता हूं। बच्चों ने नीट दिया, है ना। नीट देने के बाद बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर पेपर लेंदी था। अगर पेपर लेंदी था तो इतने सारे लोगों के मार्क्स 700 के ऊपर कैसे आ गए, है ना। कुछ एक प्रोडिजी होते हैं, इतने सारे लोगों के मार्क्स इतने अच्छे कैसे आ गए। मतलब पेपर लेंदी नहीं था, हमने उसको अननेसेसरी लेंदी बनाया। ठीक है, हमें क्वेश्चन सही से पिक करना है, कुछ क्वेश्चन सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए छोड़ना है। और अब देखो इसमें क्या करेंगे, आप इसको अलग से टिक कर देना कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम में, कि मुझे इसमें अनकन्वेंशनल मेथड लगानी है ना। कुछ एक साइन बना लेना अपना, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ये लग रहा है कि अनकन्वेंशनली हो जाएगा। चलो, तो क्या यहाँ पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20। पहली गलती क्या होती है, हम इसको मिरर मान लेते हैं, ये लेंस है यहाँ पर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है इसलिए फोकल लेंथ 20 आती है। बताया ना आपको रूल, क्या, इक्वी कॉन्वेक्स, ग्लास का लेंस, एयर में। ठीक है, तो क्या होता है, फोकल लेंथ रेडियस के बराबर आती है।
तो ये 20, ये 40, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है 30 पे, तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। कौन सी दिख रही है एनलार्ज्ड इमेज, सी, खत्म हो गया। एक ही है जिसमें एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। भाई रियल और इन्वर्टेड भी दो ऑप्शन है, मुझे क्या देखना है, एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट कहां है, 20 और 40 के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी, 40 के बियॉन्ड, 2f के बियॉन्ड, कैसी इमेज, एनलार्ज्ड। एनलार्ज कौन सी इमेज है, सी ऑप्शन। चलिए बच्चों, ठीक है, तो अच्छे से नीट दीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। तो आई होप कि इसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर पाओ, पेपर आपका नो डाउट हो सकता है बिना इसके ही आप बहुत अच्छे से कर लो, लेकिन कहीं अटक जाओ तो एक बार कोशिश करना कि यार कोई नॉन कन्वेंशनल मेथड से जो हमने सीखी है कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि मुझे न्यूमेरिकली सॉल्व ना करना पड़े। न्यूमेरिकली सॉल्व करने में सिली मिस्टेक हो सकती है, इसमें सिली मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसके साथ मैं करता हूं यहां पर एंड। आपके क्वेश्चन से बहुत सारे, लेकिन मैं कोई भी नई चीज आपके दिमाग में एग्जाम कैसे देना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी नहीं सोचना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमको जितना आता है हम करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सर अब क्या करें क्या नहीं करें, जो मन आ रहा है करो, ठीक है। तुम्हें लग रहा है ये पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लो। तुम्हें लग रहा है ये पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मत पढ़ो, सब तुम्हारे ऊपर है। द मेन थिंग इज कॉन्फिडेंट रहो, दैट्स द ओनली थिंग, कॉन्फिडेंट रहो। 3 दिन में ना तो तुम कुछ भूल जाओगे और ना कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लोगे। हाँ एक चीज है, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहोगे, हंस के पेपर दो, आसपास वाले 8-10 तो ऐसी टेंशन में आ जाएंगे तुमको एग्जाम में देख हंसता देखते हुए, ठीक है। और एग्जाम के 2 घंटे बाद अगर तुम किसी को हंसते हुए दिख गए वहीं, तो तुमने 10-15 लोग तो वैसे ही कंपटीशन से कम कर दिए, हाँ या ना, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, तो अच्छे से करिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी किसी नॉन कन्वेंशनल मेथड से आप नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो मुझे मैसेज करके बताना जरूर, ठीक है, ताकि मैं आगे भी अगले साल बच्चों को ऐसी टिप्स देते रहूं, ठीक है। सो विद दैट आई एंड दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।